हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज लेकर आ गए हैं बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और यह जो क्वेश्चन है वो झारखंड बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गैर एल्बुमिनस बीजों में नहीं होता है बीज कोट, बीज पत्र, अवशिष्ट, एंडोस्पर्म या फिर माइक्रोपाइल। क्या नहीं होता है गैर एल्बुमिनस बीज में? तो यहाँ पे बतलाइए क्या नहीं होता है। तो इसको में होता है, नहीं होता है वो अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है, अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रियता की वह अवस्था जिसमें कुछ बीज प्रवेश करते हैं वह कहलाती है प्रसुप्ति, अंकुरण, परिपक्वता या फिर परागन। क्या कहलाती है? निष्क्रियता की वह अवस्था जिसमें कुछ बीज प्रवेश करती है उसको प्रसुप्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहते हैं डोरमेंसी, डोरमेंसी या फिर प्रसुप्ति उसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लगभग 10,000 वर्षों की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित होने वाले सबसे पुराने अंकुरणक्षम बीज का रिकॉर्ड किस प्रजाति के पास है? खजूर का वृक्ष, मक्का, गेहूं या फिर ल्यूपाइन, ल्यूपिन। इसको जो एनसीईआरटी में दिया है वो ल्यूपाइन ल्यूपिनस ऐसी कुछ करके नाम दिया हुआ है, ल्यूपाइन ल्यूपिनस। तो किसके पास है जो कि 10,000 वर्षों के बाद भी बीज को प्रसुप्ति कर सकता है? तो वह होता है ल्यूपाइन, ल्यूपाइन होता है, ऑप्शन नंबर डी ल्यूपाइन, जो कि 10,000 वर्ष तक बीज को रख सकते हैं इसको। और जो खजूर यहाँ पे है इसको 2,000 वर्ष दिया हुआ है, 2,000 वर्ष तक, 2,000 वर्ष तक इसको रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अंडकोश में तापमान की तुलना शरीर के आंतरिक तापमान में कैसे की जाती है? ऑप्शन ए है यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होती है। ऑप्शन बी है यह शरीर के तापमान के समान है। ऑप्शन सी है यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होती है। या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है कि यह पर्यावरण के आधार पर उतार चढ़ाव करता है। बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि अंतरालीय स्थानों में लिडिक कोशिकाओं का क्या कार्य है? एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव, सेमिनल द्रव्य का स्राव, शुक्राणु उत्पादन या फिर पोषण तत्वों का अवशोषण। क्या कार्य होता है अंतराली स्थानों के लिडिक कोशिका का? तो लिडिक कोशिका जो कार्य होता है वो एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करता है, एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एकलिंगी प्रजाति का उदाहरण है? केचुआ, स्पंज, फीताकृमि या फिर तिलचट्टा। कौन सा जानवर है जो कि एकलिंगी प्रजाति का है? तो केचुआ द्विलिंगी होता है, स्पंज और फीताकृमि ये सभी जो है वो द्विलिंगी होते हैं, और तिलचट्टा जो होता है वो एक लिंगी होता है। तिलचट्टा एक लिंगी होता है, इसको इंग्लिश में कॉकरोच बोलते हैं। कॉकरोच हो जाएगा इसका राइट आंसर, कॉकरोच, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में दोनों प्रकार के युग्मक गतिशील होते हैं? कुछ कवक और शैवाल में, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में या फिर ब्रायोफाइट्स में। किस प्रकार के जीव में युग्मक गतिशील होते हैं? बतलाइए यहाँ पे युग्मक गतिशील किस में होते हैं? तो कवक और शैवाल में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कुछ कवक और शैवाल यानी कि फ्यू फंगी एंड एल्गी में होते हैं, कुछ फंगी और कुछ एल्गी मतलब शैवाल में होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 है। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग में। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि पुष्पीय पौधे में युग्मनज विकसित होते हैं। बतलाइए किस में होते हैं? अंडाशय में, भ्रूण में, सेपल में या फिर फल में। बतलाइए यहाँ पे किस में होते हैं? टोटल 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बायोलॉजी होता है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री होता है। तो बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं।
चलिए इसका जो राइट आंसर है वो भ्रूण में होता है, एम्ब्रायो होता है। ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रायो। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि फल के चारों ओर की सुरक्षात्मक दीवार क्या कहलाती है? अंड, पेरिकार्प, पिस्टिल या फिर स्टिग्मा। जो फल है उसके चारों ओर जो दीवार होती है, सुरक्षा करती है, उस दीवार को पेरिकार्प कहते हैं, यानी कि फल भित्ति इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फल भित्ति बोलते हैं पेरिकार्प। ऑप्शन नंबर बी फल भित्ति इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है कि फैलाव के बाद नए पौधे के उत्पादन हेतु बीजों के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए यहाँ पे निषेचन, ऑप्शन बी अंकुरन, ऑप्शन सी परागण या फिर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। क्या होना चाहिए यहाँ पे बतलाइए। तो यहाँ पे अंकुरन होना चाहिए, अंकुरन यानी जर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर बी जर्मिनेशन होना चाहिए नए पौधे को उगने के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पे कि चक्रीय रजोस्राव किसका सूचक है? प्रजनन क्षमता, गर्भावस्था, मेनार्के, यहाँ पे मेनार्के या फिर सामान्य प्रजनन चरण, किसकी यहाँ पे सूचक है बतलाइए। यहाँ पे बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामान्य प्रजनन चरण का, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि डीएनए को नाभिक में मौजूद एक अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना और इसे न्यूक्लिन नाम दिया? किसने न्यूक्लिन नाम दिया और सबसे पहले किसने पहचाना था कि वह अम्लीय होता है? यहाँ पे बतलाइए। तो देखिए यहाँ पे जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, फ्रेडरिक मिशर या फिर रोजलिंड फ्रैंकलिन, किसने पहचाना? बतलाइए यहाँ पे किसने पहचाना था। तो फ्रेडरिक मिस्चर यहाँ पे होता है, मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर ने पहचाने थे और इसका नाम न्यूक्लिन इन्होंने ही दिए थे, न्यूक्लिन नाम इन्होंने ही दिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड में आरएनए में अनुवांशिक सूचना को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए के एक स्ट्रैंड में आरएनए की सूचना को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन, प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन या फिर उत्परिवर्तन म्यूटेशन। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे अगर डीएनए यहाँ पे है, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति बोलते हैं। अगर जो डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं प्रतिलेखन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं अनुवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है इसलिए इसको ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन यहाँ पे हो जाएगा। अगर डीएनए से डीएनए बनता तो रेप्लिकेशन हो जाता, रेप्लिकेशन, और डीएनए आरएनए से प्रोटीन होता तो ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ से आप लोग के यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए डीएनए से अगर डीएनए ही बनता है तो रेप्लिकेशन, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन, यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मेजबान, परजीवी, रोगजनक या फिर प्रोटिस्ट। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीव को कहते हैं पैथोजेंस, पैथोजेंस बोलते हैं, रोगजनक इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साल्मोनेला टाइफी रोगजनक आमतौर पर मानव शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? श्वसन प्रणाली के माध्यम से, संक्रमित व्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क माध्यम से, कीड़े के काटने से या फिर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से। कैसे फैलते हैं यहाँ पर बतलाइए। बतलाइए यहाँ पे कैसे फैलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलते हैं। दूषित भोजन और पानी के माध्यम से यहाँ पे टाइफाइड होता है, टाइफाइड।
टाइफाइड होता है, और यहाँ पे जो है साल्मोनेला टाइफी है वो टाइफाइड का ही रोगजनक है। अगर क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड किसके कारण होता है, किस वायरस के कारण यहाँ पे होते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी, यहाँ पे जीवाणु होता है, वायरस नहीं होता है, जीवाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि पुरुष यौन सहायक नलिकाओं में कौन सी संरचना शामिल है, रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास इफ्रेंस। इसके बाद ऑप्शन बी है कि रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा, जो कि यह ऑप्शन गलत है। देखिए इसको में यूरेथ्रा नहीं होगा, और जो ऑप्शन नंबर सी है इसको में सेमिनल वेसिकल नहीं होगा, और इसको में भी सेमिनल वेसिकल नहीं होगा। इसको में होगा रेटेटेस्टिस होता है, फिर वास इफ्रेंसिया होता है, उसके बाद एपिडिडाइमिस में जाता है, उसके बाद वास डिफरेंस में जाता है। और यह एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 है क्वेश्चन नंबर, कि मूत्र मार्ग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस या फिर मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ से होती है, यहाँ पे बतलाइए। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो मूत्राशय, ऑप्शन नंबर डी से होती है, यूरिनरी ब्लैडर से होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है कि आप गर्भाशय के आकार का वर्णन कैसे करेंगे, और यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखिए दिया हुआ है, गोलाकार, त्रिकोणीय, आयताकार या फिर उल्टा नाशपति, कैसा होता है यहाँ पर बतलाइए, यहाँ पे बतलाइए कैसा होता है। तो यह होता है उल्टा नाशपति के आकार का, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय किस संरचना द्वारा योनि में खुलता है, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा, मूत्र मार्ग या फिर फैलोपियन ट्यूब, किसके द्वारा यहाँ पे खुलता है। तो बतलाइए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सर्विक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्विक्स के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा नालिका क्या बनाती है, फैलोपियन ट्यूब, जन्म नालिका, गर्भाशय गुहा या फिर अंडाशय नालिका, क्या यहाँ पे बनाती है बतलाइए। इधर इंग्लिश में भी है फैलोपियन ट्यूब, बर्थ कैनल, यूटेराइन कैविटी या फिर ओवरियन कैनल, क्या बनाती है बतलाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्थ कैनल, जन्म नालिका बनाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 है कि एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म एंथर में कितने लोब होते हैं, बतलाइए। यहाँ पे एंजियोस्पर्म को हिंदी में आवृत्त बीजी बोलते हैं, यूनिलोब्ड, टेट्रालोब्ड, ट्राइलोब्ड या फिर बाइलोब्ड। और सभी का हिंदी में देखिए इधर लिखा हुआ है कि एक पालिय, चतुष्कपालिक, त्रिपालिक या फिर द्विपालिक। तो यहाँ पे इसका जो होता है वो बाइलोब्ड बनाता है, द्विपालिक बनाते हैं, द्विपालित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है कि पोलन सैक किससे भरे होते हैं, तंतु से, पंखुड़ी, परागकण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पोलन सैक किससे भरे होते हैं, तो यह परागकण से भरे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, परागकण से भरे होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123, एक लघु बीजाणुधानी को घेरने वाली 4 दीवार परतें क्या होती है। तो वह 4 दीवार परतें जो है वो होती है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मध्य परत और टेपिटम होता है, ऑप्शन नंबर ए। इधर देखिए इंग्लिश में भी है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब परागकोश, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है, जब परागकोश परिपक्व और निर्जलित हो जाते हैं तो लघु बीजाणुओं का क्या होता है, वे एक परागकण बनाने के लिए एक साथ फ्यूज होते हैं, ऑप्शन बी है वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों में विकसित हो जाते हैं, ऑप्शन सी है वे विघटित हो जाते हैं और टेपिटम द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, और ऑप्शन डी है कि पराग मात्र कोशिकाओं को बनाने के लिए वे अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
इसका जो राइट आंसर होगा वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पराग कणों में विकसित होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है कि पराग कण की कठोर बाहरी परत बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की, स्पोरोपोलेनिन की, जर्म पोर्स की या फिर साइटोप्लाज्म की। बतलाइए यहाँ पे बाहरी परत किसकी बनी होते हैं, और जो आंतरिक परत है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है और बाहरी परत स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत चक्रीय परिवर्तन से गुजरती है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर एपीमेट्रियम। तो जो चक्रीय परिवर्तन से गुजरती है वह अंतःभित्ति होती है, एंडोमेट्रियम होती है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 कि मध्य चक्र के दौरान एलएच के तीव्र स्राव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? FSH सर्ज, LH सर्ज, मासिक स्राव या फिर अंडोत्सर्ग। तो यहाँ पे जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग किया जाता है LH सर्ज। LH सर्ज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है NCERT में दिया हुआ है, आपका सारा का सारा क्वेश्चन NCERT से आया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि ऐसी कौन सी बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण कमी का सामना कर सकते हैं? भोजन, आश्रय और वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और संचार, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होंगी वो भोजन होगी, आश्रय और वस्त्र की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 गर्भ निरोधक की किस प्राकृतिक विधि में प्रजननशील अवधि के दौरान संभोग से दूर रहना चाहिए? निकासी विधि, लैक्टेशनल एमोनोरिया विधि, बैरियर विधि या फिर आवधिक संयम विधि। बतलाइए यहाँ पे किस विधि से दूर रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवधिक संयम विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवधिक संयम। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है और सभी के सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि यह क्वेश्चन है वो 2024 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, 2023 यानी कि प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। और ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो 2023 का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कि काइटस के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बैरियर विधि महिला प्रजनन पथ में डाली जाती है? क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए कॉन्डम, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी है मौखिक गर्भ निरोधक गोली और ऑप्शन डी है पुरुष नसबंदी। क्या कहते हैं इसको? तो इसका देखें जो बैरियर विधि है जो महिला प्रजनन पथ में डाली जाती है वह है डायफ्राम को डाली जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि जीवों में प्रजनन की क्रियाविधि को क्या निर्धारित करता है? प्रजनन के दौरान विरासत में मिली आनुवंशिक विभिन्नता, जैविक दुनिया की विविधता, प्रजनन प्रक्रिया में एक या दो माता पिता की भागीदारी या फिर जीव का आवास और आंतरिक शरीर विज्ञान। क्या होता है? जीव में प्रजनन क्रियाविधि में निर्धारित होता है जीव का आवास और आंतरिक शरीर विज्ञान। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन के कारण रूपात्मक और आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बतलाइए यहाँ पे। उत्परिवर्तन, संकर, वेरिएंट या फिर क्लोन, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे बतलाइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्लोन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव कैसे करते हैं लैंगिक प्रजनन? बर्डिंग, स्पोरुलेशन, बाइनरी विखंडन यानी कि द्विखंडन। तो यहाँ पे देखिए पैरामीशियम और अमीबा में द्विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विखंडन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पादपों में
निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कायिक प्रवर्धन द्वारा नई संतानों को जन्म देने में सक्षम होती है? रनर, प्रकंद, चूसने वाला यानी शक्कर, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो क्या है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा जन्म देती है वो होते हैं उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आलू के कंद का कौन सा भाग छोटे पौधे को जन्म देता है जिन्हें प्लांटलेट्स कहा जाता है? जड़, पत्ते, बड्स यानी आँखें, या फिर तना। तो ये आप सभी को मालूम ही होगा कि आँखें होती है। आलू में जो बड्स निकलते हैं, आँखें निकलते हैं, उससे नए पौधे विकसित होते हैं। तो बड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है कि मनुष्यों में होने वाले मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? मलेरिया के लिए कौन से प्रोटोजोआ जिम्मेदार हैं? प्लेज्मोडियम, लेशमेनिया, ट्रिप्नोसोमा, या फिर टोक्सोप्लाज्मा। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार होता है वो प्लेज्मोडियम होता है। मलेरिया का जो जिम्मेदार होता है वो प्लेज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 कि प्लेज्मोडियम मानव शरीर में कैसे प्रवेश करता है? दूषित भोजन और पानी के माध्यम से, संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आने से, या फिर वायुजनित कणों के श्वसन के माध्यम से। तो प्लेज्मोडियम जो है वो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो उसके काटने के कारण प्लेज्मोडियम यहाँ पे होता है, शरीर में प्रवेश करता है, और प्लेज्मोडियम से मलेरिया रोग यहाँ पे होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138 है कि पेनिसिलिन का खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1920 में, 1945 में, 1960 में, या फिर 1980 में? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1945 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कीट प्रतिरोधी पौधों के उत्पादन का उद्देश्य क्या है? उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन बी है कि उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा को कम करना। ऑप्शन सी है कि जैव कीटनाशकों की आवश्यकता को समाप्त करना, या फिर ऑप्शन डी है कीड़ों के वृद्धि को बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पे जैव कीटनाशक की मात्रा का कम करना होता है। उपयोग इसका इसलिए होता है क्योंकि कीटनाशकों की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि कीटनाशक होते हैं जो कि पौधे को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इनका उपयोग होता है कि कीटनाशक की मात्रा कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि जब अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में विघटित करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ह्यूमिफिकेशन, लीचिंग, विखंडन, या फिर अपघटन? तो इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परागकण का कौन सा घटक जीवाश्म के रूप में इसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन, जर्म पोर्स, स्पोरोपोलेनिन, या फिर साइटोप्लाज्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलेनिन। बिना समय व्यस्त किए हुए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही जल्द आपका 2024 का भी एग्ज़ाम है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि परागकण की भीतरी दीवार को क्या कहलाती है? एक्सिन, स्पोरोपोलेनिन, जर्म पोल्स, या फिर इंटाइन? क्या कहलाती है भीतरी दीवार? और जो बाहरी दीवार होते हैं उसको स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और उसको बोलते हैं एक्सटाइन बोलते हैं, एक्सटाइन, और अंदर वाला को इंटाइन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंटाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा, स्टाइल, प्लेसेंटा, या फिर ओवरी? क्या कहलाता है यहाँ पे बतलाइए। स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा हुआ भाग जो कहलाता है वो ओवरी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीजांड के सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाते हैं? न्यूसेलस यानी बीजांड काय, माइक्रोफाइल यानी बीजांड द्वार, चैलेजा यानी कि निभाग, या फिर इंटेगुमेंट्स यानी आवरण? क्या कहलाता है? और
इंटेगुमेंट्स यानी आवरण दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य आवरण और एक अंतः आवरण। तो यह कहलाते हैं इंटेगुमेंट यानी कि आवरण कहलाते हैं। सुरक्षात्मक आवरण, बीजांड के सुरक्षात्मक आवरण इंटेगुमेंट कहलाते हैं और इसको हिंदी में आवरण बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा जल परागित पौधा का उदाहरण है? गुलाब, सूरजमुखी, वेलिस्नेरिया या फिर ट्यूलिप, कौन सा है बतलाइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 145 है, जल परागित पौधे के उदाहरण है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। ब्रायोफिल्म के किस भाग में अपस्थानिक कलिका पाई जाती है? अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है ब्रायोफिल्म के किस भाग में? जड़ में, फूल में, तना में या फिर पत्ते में? तो ब्रायोफिल्म की जो होते हैं वो पत्ती में पाई जाती है। पत्ती में पाई जाती है कलियाँ, जिससे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि सक्रिय प्रजनन व्यवहार प्रदर्शित करने से पहले जानवरों में किशोर अवस्था के बाद क्या परिवर्तन होता है? रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन, जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन या फिर कोई परिवर्तन नहीं? तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। सवाल में जहां युग्मक दिखने में समान होते हैं और उन्हें नर और मादा में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उन्हें कहा जाता है, इसको होमोगैमेट्स कहते हैं। होमोगैमेट्स, ऑप्शन नंबर सी, होमोगैमेट्स यानी समयुग्मजी। और अगर अलग अलग होते हैं विषम युग्मजी, उसको हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में नर युग्मक कहलाता है एंथ्रोइड्स, डिम्ब, होमोगैमिट या हेट्रोगैमिट? तो यहाँ पे बतलाइए क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं एंथ्रेजोइड्स, ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेजोइड्स इसको बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 से देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि फूल वाले पौधे में स्टेमिनेट शब्द का अर्थ है एक लिंगी नर फूल। एक लिंगी नर फूल, स्टेमिनेट का क्या अर्थ होता है? एक लिंगी नर फूल, मादा फूल, उभयलिंगी फूल या फिर एक लिंगी फूल? तो जो स्टेमिनेट का अर्थ होता है वो एक लिंगी नर फूल, ऑप्शन नंबर ए। तो यही था 150 क्वेश्चन, टोटल यही बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन था। और आप लोग इस क्वेश्चन के कमेंट में आप लोग बतलाइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट बतलाते हैं कि अगर ANM और GNM का आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो एक इसके लिए स्पेशल नोट्स जो कि हैंड रिटन नोट्स है और साइंस का स्पेशल है। साइंस का जिसको में से सभी के सभी क्वेश्चन उसी आपके नोट्स से आने वाला है, आप लोग खरीद सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोग खरीद सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आपको उस लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।